हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। एक एक सीट को हम खंगाल रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा में। फिलहाल तो इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन क्या आरजेडी ही यहां हमेशा से जीतती रही है या कोई खास चेहरा यहां से जीत हासिल करता रहा है? क्या एनडीए या जेडीयू की तरफ से यहां किसी को जीत कभी मिली है? यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, रफीगंज को अगर हम स्कैन करें तो आंकड़े क्या बताते हैं, यहाँ का इतिहास क्या बताता है? देखिए, रफीगंज विधानसभा जो सीट है और रफीगंज की हम बात करें तो औरंगाबाद जिला का दूसरा सबसे बड़ा शहर है रफीगंज, और यहाँ का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अनुग्रह बाबू के परिवार के सदस्य भी चुनाव लड़ते रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप 2000 से देखेंगी तो मुख्य मुकाबला सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही होता आया है। समता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है और फिर उसके बाद जेडीयू और आरजेडी का एक द्वंद्व यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कभी जेडीयू बाजी मार ले जाता है तो कभी आरजेडी का लालटेन यहाँ पर जल जाता है। पिछली बार आरजेडी का लालटेन ही जला, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। लेकिन जो शुरुआत का समय, जैसे कि बाकी भी आप विधानसभा लें, जब आज़ादी के बाद जब चुनाव होने शुरू हुए तो शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा जो है वो यहाँ पर दिखा है, और कांग्रेस यहाँ से 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। आरजेडी को 3 बार सफलता मिली है। जेडीयू ने जो है 2010 और 2015 में सफलता अर्जित की है, तो 2 सफलता जो है वो जेडीयू के नाम है। समता पार्टी को भी 1 बार यहां से जीत मिली है। सीपीआई 1 बार जीता है। जनता पार्टी को 2 बार यहां से जीत मिली है। जनसंघ 1 बार जीतने में सफल रहा है, और स्वतंत्र पार्टी भी 1 बार यहां से चुनाव जीती है। तो जो चीजें दिखती हैं कि अगर कांग्रेस के 6 बार को आप छोड़ दें 17 चुनाव में, तो 11 बार जो है उसमें एक जनसंघ है। बाकी टाइम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वही यहां से चुनाव जीतते रहे। अब अगर हम रफीगंज विधानसभा की बात करें तो इसके जो पहले विधायक हैं वो एसएम लतीफुर रहमान 1952 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। देखिए, जब आप रफीगंज विधानसभा सीट को स्कैन करेंगी तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम आबादी है वो कोई 20-25%, 30% है, जैसा कि कई इलाकों में बिहार में है। यहां पर जो है वही 14.5% के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। बावजूद इसके 5 बार इस विधानसभा पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, और अभी भी जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद नेहालुद्दीन, वो यहां से तीसरी जीत हासिल की है पिछली बार। इससे पहले भी वो जो है 2005 में जो है फरवरी और अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ था, उस दोनों चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी आरजेडी के ही टिकट पर, और उसके बाद 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर ही उन्होंने जीत हासिल की है। एक और चीज है कि जब आप रफीगंज को यहां पर देखते हैं तो जो रफीगंज का क्षेत्र है वहां रफीगंज और मदनपुर प्रखंड है। रफीगंज प्रखंड में 23 ग्राम पंचायतें हैं जो कि इस विधानसभा में शामिल है। अब अगर हम देखें 2010 से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहां पर दिखता है कि 2010 में अशोक कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके सामने आरजेडी से मोहम्मद नेहालुद्दीन ही जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन अनुग्रह बाबू की फैमिली से जो हैं माधवी सिंह भी चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल कदस अंसारी भी चुनाव यहां पर लड़ रहे थे, लेकिन जीत मिली यहां पर जेडीयू के अशोक कुमार सिंह को। उन्होंने मोहम्मद नेहालुद्दीन को 23,685 वोट से पराजित किया। माधवी सिंह को सिर्फ 6,273 वोट आए, 5.32%, जबकि अशोक कुमार सिंह का जो मत था वो 49.5% से ज्यादा था। नेहालुद्दीन को जो है 29.5% वोट मिला और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस,
तो सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो जेडीयू ने एक बार फिर से अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और तब एलजेपी ने यहां से प्रमोद कुमार सिंह को जो है चुनावी मैदान में जो है वो उतारा और एक अच्छा मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिला। हालांकि तीसरा कोण भी यहां पर बना। अलाउद्दीन मोहम्मद जो है वो भी चुनावी मैदान में थे बीएसपी के टिकट पर, वो भी 11,530 वोट लाने में कामयाब हुए, 7.23% वोट। लेकिन जीत एक बार फिर से अशोक कुमार सिंह को ही मिली, जेडीयू प्रत्याशी। उन्होंने जो है प्रमोद कुमार सिंह को, जो एलजेपी प्रत्याशी थे, उनको 9,525 वोटों से पराजित किया। प्रमोद सिंह को 53,372 वोट आए, मतलब 33.5% वोट, जबकि अशोक कुमार सिंह को 39.47% वोट मिले। अब 2020 का चुनाव आता है और इन सब के बीच जो है बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं। जेडीयू वापस से एनडीए खेमे में जा चुका था। आरजेडी ने एक गठबंधन बना लिया था अपना नया, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई जो वामपंथी दल थे वो शामिल थे। इन सब के बीच एलजेपी अकेले चुनावी ताल जो है वो ठोक रहा था। उसने भी अपना प्रत्याशी यहां से उतार दिया, मनोज कुमार सिंह को। अशोक कुमार सिंह को जेडीयू ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। आरजेडी से मोहम्मद निहालुद्दीन एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और प्रमोद कुमार सिंह, जो कि चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस भी गए थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, लेकिन जब गठबंधन में यह सीट आरजेडी को चली गई तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। और देखिए कि उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा और अशोक कुमार सिंह जो है वो तीसरी पोजीशन पर चले गए। जो पिछला 2 चुनाव जीत रहे थे वो तीसरी पोजीशन पर चले गए और प्रमोद कुमार सिंह को दूसरा स्थान मिला। हालांकि जीत मोहम्मद निहालुद्दीन को मिली, जिन्होंने 63,325 वोट लाए। उनका जो वोट परसेंट था वो 34.21% था, जबकि प्रमोद कुमार सिंह जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे उनको 53,896 वोट मिले, 29.11%। और अशोक कुमार सिंह जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे उनको मिले 26,833 वोट, मतलब कि 14.5% वोट, और वो तीसरे स्थान पर चले गए। और एलजेपी के मनोज कुमार सिंह को 8,491 वोट मिले। तो ये रहा पिछला चुनाव। एक क्वाड्रेंगुलर मुकाबला यहां पर देखने को मिला, चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला। अब लेकिन इन सब के बीच अब फिर जो समय गुजरा है, फिर से बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती दिख रही हैं। प्रमोद कुमार सिंह जो है वो अब एलजेपी में है, मनोज कुमार सिंह भी एलजेपी में है, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो जेडीयू है वो यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि अशोक कुमार सिंह पर उनका पूरा भरोसा है। तो देखिए, जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी बदलने की कोई बात नहीं है। अशोक कुमार सिंह ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीट शेयरिंग के तहत ये सीट किसे मिलेगी, ये बड़ी बात है। जी हाँ, यही महत्वपूर्ण है। और आरजेडी से मोहम्मद निहालुद्दीन भी चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं दिखता है। लेकिन जो बातें चलेंगी वो एनडीए फोल्डर में चलेंगी, क्योंकि प्रमोद कुमार सिंह पिछले 2 चुनाव से 2015 में भी वो दूसरी पोजीशन पर थे और 2020 में भी वो दूसरी पोजीशन पर थे। 2015 में तो वो एलजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे, 2020 में वो निर्दलीय थे, लेकिन चूंकि अब एलजेपी में हैं तो यहां पर एक चीज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान उनके लिए ये सीट मांगते हैं, और न सिर्फ मांगते हैं बल्कि उसके लिए पूरा जोर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, ये सीट जो है जेडीयू भी छोड़ना नहीं चाहती। तो ये एक चुनाव से पहले जो है एक मुकाबला एनडीए गठबंधन के बीच भी होना है। हालांकि बीजेपी का इसमें ज्यादा दखल नहीं होगा, वो अपने प्रत्याशी को लेकर बहुत ज्यादा जो है यहां पर जोर नहीं लगाने जा रहा है। और देखिए, आरजेडी का कॉन्फिडेंस जो है औरंगाबाद के इलाके में थोड़ा बढ़ा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि होता क्या था कि उनका M+Y का एक जो समीकरण था वो तो था ही,
उसमें जब लोकसभा में अभय कुशवाहा यहां से चुनाव जीते और उन्होंने जो आप कहते हैं चित्तौड़गढ़ जो किला था यहां पर उसको ढा दिया, तो अब जो है आरजेडी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और उनको लगता है कि M+Y के साथ उसमें +K भी जुड़ सकता है, कुशवाहा वोटर्स भी उसकी तरफ आ सकते हैं, तो ऐसे में उसकी जीत आसान हो सकती है। लेकिन हर चुनाव अलग होता है, यह नहीं भूला जाना चाहिए और नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि वो इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लें। लेकिन इन सब के बीच कब्जा में लेने की बात जब हम करते हैं तो हमें यहां का जातीय समीकरण भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर सब कुछ होना है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो SC वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है। 27.1% जो है वो SC वोटर्स हैं। तो यहां पर जो LJP का दावा बनता है ना, वो इसी वजह से बनता है। और देखिए चिराग पासवान अब निकल पड़े हैं SC वोट को साधने के लिए ही बहुजन समाज समागम करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अगर उन्हें यह सीट मिलता है तो चूंकि यहां पर पासवान वोटर्स भी अच्छी संख्या में है, तो उनकी कोशिश ये होगी। लेकिन JDU चाहता है कि यह सीट उसके पास रहे और LJP जो गठबंधन धर्म है उसके तहत उसका पालन करे। तो यहां पर SC 27.1% और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.3% हैं। लेकिन यादव वोटर्स की हम बात करें तो वो 16%, 16.5% के आसपास जो है वो रफीगंज में हैं। तो जो एक माई इक्वेशन होता है वो 30-31% का एक चंक जो है वो बन के रखा हुआ है। और इसमें अगर दलित वोटर्स में कुछ सेंधमारी हो जाती है और जो है अगर इसमें K फैक्टर जुड़ जाता है तब तो फिर आरजेडी के लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो JDU है वो क्या चाहता है कि इसके बाद आप जाएं तो यहां पर राजपूत जो हैं वो 14.5-15% के आसपास हैं। अशोक कुमार सिंह राजपूत ही हैं, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह के खड़ा होने से अगर राजपूत वोटों में बंटवारा हो गया तब फिर जो है उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात और भी सुनने में आ रहा है, इससे पहले कि हम और जातियों के बारे में बात करें, कि जन सुराज से जो JDU के पूर्व और वरिष्ठ नेता थे तजम्मुल खान, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सेंधमारी तो मुस्लिम वोटर्स में के बीच में होगी फिर। हाँ, अगर वो आ जाएंगे तो उसका नुकसान जो है फिर आरजेडी को उठाना पड़ेगा। आप PK यहां पर अगर तजम्मुल खान को चुनावी मैदान में उतार देते हैं तब। लेकिन अगर वो नहीं उतरते हैं और अशोक सिंह और प्रमोद कुमार सिंह दोनों चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तब वैसी परिस्थिति में मोहम्मद निहालुद्दीन को जो है वो चुनावी फायदा दिखता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। राजपूत 14.5 से 15%। इसके अलावा अगर आप देखिए तो भूमिहार ब्राह्मण की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 6% के आसपास आप मान सकते हैं। इसके अलावा कोयरी कुर्मी यहां पर जो है वो 6.5-7% के आसपास हैं। वैश्य 5.5-6% हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है, अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो यहां पर अच्छी संख्या में हैं। तो अगर NDA को चुनाव जीतना है तो उसका चुनावी मंत्र क्या होगा? उसका चुनावी मंत्र होगा कि जो राजपूत हैं और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके वोटों में बंटवारा न हो और जो कोयरी कुर्मी का वोट है वो उनको ही मिले। तो ये NDA की जीत का फार्मूला होगा, JDU की जीत का फार्मूला होगा। तो दूसरी तरफ आरजेडी को जो है MY का तो भरोसा है ही, दलित वोट में से रविदास वोटों का भरोसा है। अगर पासवान वोट नहीं मिलता, मांझी वोट नहीं मिलता, रविदास वोट का जो है वो भरोसा है। और वो K फैक्टर में भी सेंधमारी की तरफ देख रहे हैं या कम से कम सोच तो जरूर रहे हैं। तो क्या होता है, चूंकि अभी
चुनाव में वक्त है, तो तब तक बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती रहेंगी, तस्वीर बदलती हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, कैसे कैसे चीजें जो है वो डेवलप होती चली जाती हैं, उस पर हमारी पैनी निगाह होगी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो रफीगंज की सीट पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है अगर एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे और जेडीयू का प्रत्याशी हो और उसके सामने आरजेडी का प्रत्याशी जब होंगे, तो एक जो है वो कड़ा मुकाबला हमको रफीगंज में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो रफीगंज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है अगर एनडीए एकजुट रहता है। और सीट किसे मिलती है एनडीए में, क्या जेडीयू अपने पास ये सीट रखती है या फिर एलजेपीआर को ये सीट मिलती है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर क्या यहाँ से कैंडिडेट देंगे, अगर वो कैंडिडेट देते हैं मुस्लिम कैंडिडेट, तो क्या वो MY समीकरण में सिंधमारी करेगा, उसके बाद नतीजा क्या तब्दील होगा। बहुत सारे इफ बट हैं, बहुत सारे सवाल हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम ये बातें भी आपके सामने रखते जाएंगे।